आज का जो हमारा चैप्टर है वो है कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस। कोई एसेट हम खरीदते हैं जो 1 साल से ज़्यादा यूज हो, जिसका फायदा हम 1 साल से ज़्यादा यानी कई सालों में लेते हैं, यानी कि उस एसेट को यूज करके हम पैसा कमाते हैं। उस एसेट को हम बेचने के लिए नहीं खरीदते बल्कि उससे पैसा अर्न करते हैं, और उसके लिए जो खर्चा किया जाता है वो हमारा क्या कहलाता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। और एक चीज और, ये नॉन रिकरिंग होता है। नॉन रिकरिंग का मतलब होता है कि बार बार नहीं होता है। साल में कभी एक बार एसेट खरीद ली, या 2 साल में खरीद ली, या 3 साल में खरीद ली, जैसा रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से एसेट्स को खरीदते हैं। ये बार बार होने वाला खर्चा नहीं होता, यानी एक ऐसा खर्चा जो कभी कभार होता है, इसे इसलिए से बोलते हैं नॉन रिकरिंग नेचर एक्सपेंडिचर। अच्छा, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं वो हमारे साल में कई बार होते हैं, यानी बार बार होने वाले खर्चे। बार बार जैसे मान लिया सैलरी का पेमेंट कर रहे हैं, या कोई सामान खरीदा जा रहा है, प्रिंटिंग स्टेशनरी खरीद रहे हैं, या फिर टेलीफोन का एक्सपेंस, या फिर इंश्योरेंस, कमीशन, या कुछ भी। यानी जो खर्चा बार बार हो रहा है और जिसका फायदा हम उसी साल में ही ले सकते हैं, यानी उसी अकाउंटिंग पीरियड में ही उसका फायदा ले पाएंगे। उसके आगे आने वालों में सालों में अगर हमें फायदा लेना है तो दोबारा से खर्चा करना पड़ेगा। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है इसको हम एक बार करते हैं, इसका फायदा कई सालों तक लेते हैं, तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे फॉर एग्जांपल कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर हम लेते हैं एग्जांपल, तो हम कह सकते हैं कि प्लांट मशीनरी खरीद लें, बिल्डिंग खरीद लें, लैंड खरीद लें, या फिर कोई ऐसी एसेट जो कि तुम्हारे बिल्डिंग के अंदर यूज हो रही, जैसे एसी वगैरह हो गया, फैन हो गया, या कुछ भी जो कि परमानेंटली इसमें लगा रहेगा और उसको यूज करके प्रॉफिट्स जनरेट करते हैं, कमाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो डिफाइन किया गया है, ऐसे कह लो एक्सप्लेनेशन दिया गया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर कंसिस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर द बेनिफिट्स ऑफ विच इज नॉट फुल्ली एंजॉयड और एक्सपायर्ड इन वन अकाउंटिंग पीरियड। वही चीज लिखी हुई है कि यानी इसके खर्चा जो होता है, यानी इसका जो खर्चा होता है उसका जो फायदा है किसी हम एक अकाउंटिंग पीरियड में ना लेकर के बल्कि कई अकाउंटिंग पीरियड में लेते हैं इसका फायदा। बट इज स्प्रेड ओवर सेवरल अकाउंटिंग पीरियड्स, मतलब कि ये जो खर्चा होता है, इस खर्चे से जो हमारी एसेट आई हुई है उस एसेट को हम यूज करके कई सालों में उसका फायदा लेते रहते हैं। जैसे प्लांट लगाया गया तो प्लांट ऐसा तो है नहीं कि एक ही साल में हमारा प्रोडक्शन करेगा और अगले साल खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा, खराब हो जाएगा। वो कई साल तक चलता है, मल्टीपल ईयर्स में हम लोग उसका यूज करते हैं, तो वो हमारी एसेट में जाता है। और एसेट जब हम कोई खरीदते हैं तो एसेट्स को हम डेबिट करते हैं। ठीक है, एसेट्स को जब हम खरीदते हैं तो क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे और उसके अकाउंट को मेंटेन करके चलेंगे। अगर डिप्रिसिएशन उस पे लगना है तो हम डिप्रिसिएशन लगाएंगे और बाकी बैलेंस अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें कुछ ये पॉइंट्स लिखे हुए बुलेट्स के थ्रू, तो उनको देखना है। पहले होता है इट इज एन एक्सपेंडिचर दैट क्रिएट्स एन एसेट। अभी हमने जैसे बोला कि ये एक ऐसा खर्चा है जिससे हमारे बिजनेस में एक एसेट आती है। ठीक है, तो उस एसेट का अकाउंट हम ओपन कर लेते हैं और उस अकाउंट को हम फिर चलाते रहते हैं, जब तक चलता है जब तक हमारी एसेट वो स्क्रैप ना हो जाए या बिक ना जाए, तब तक वो चलता रहता है। दूसरा पॉइंट है हमारा है इट इंक्लूड्स एसेट एक्वायर्ड फॉर अर्निंग इनकम। अभी हमने जैसे बोला कि ये हमारी ऐसी एसेट है, या हम यूं कह लें हमारी ये जो एसेट्स होती हैं उनको यूज करके हम क्या करते हैं, इनकम अर्न करते हैं, उससे हम फायदा लेते हैं। ठीक है, यानी हम पैसा कमाते हैं। जैसे मान लिया कहीं ऑफिस में फर्नीचर पड़ा हुआ है तो फर्नीचर को यूज करते हैं, वहां पर लोग आते हैं, एम्प्लॉइज हमारे बैठते हैं, हमारे क्लाइंट्स वगैरह बैठते हैं, स्टाफ बैठता है, वहां पर बैठ करके काम करता है, कई सालों तक काम करते हैं। तो उससे हम क्या करते हैं, अपने बिजनेस को रन करते हैं, तो उसको हम यूज कर रहे हैं और उससे पैसा अर्न कर रहे हैं। अगला देखो, फिर है इंक्रीजिंग द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। जैसे मान लिया हमने कोई खर्चा किया, हमारे यहाँ मशीन लगी थी और मशीन में कुछ ऐसा कोई हमने उस मशीन में हमने कोई ऐसा पार्ट जोड़ दिया जिसकी वजह से मशीन पहले 10,000 यूनिट्स बनाती थी, लेकिन अभी वो 12,000 या 15,000 यूनिट्स बनाने लगी। ठीक है, तो अगर उसकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई है तो ये जो खर्चा हुआ है ना, वो पार्ट्स के ऊपर जो हमने खर्चा किया है, या यूं कह लीजिए कि मशीन के ऊपर जो हमने पैसा खर्चा किया है वो हमारा क्या कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी कि अगर कोई भी मशीन है
और मशीन की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाए, मतलब कि वो यूनिट्स ज्यादा बनाने लगे, या फिर उसकी जो स्पीड है काम करने की वो बढ़ जाए, यानी किसी न किसी तरीके से अर्निंग बढ़ जाए उससे, तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। ठीक है, अर्निंग कैपेसिटी का बढ़ना। आगे बोलता है इफेक्टिंग इकोनॉमी इन द ऑपरेशन ऑफ एन एसेट। इसका मतलब क्या है? इकोनॉमी का मतलब होता है कि बचत होने लग जाना। बचत का मतलब जैसे मान लिया कि हमने पैसा एसेट के ऊपर लगाया, जिसे क्या होता है कि कभी कभार हमारी मशीन इतनी ज़्यादा डैमेज हो जाती है कि उसमें हर दिन आए दिन मैकेनिक बुलाना पड़ता है और उसमें कुछ न कुछ रिपेयर कराना पड़ता है, पैसे लगते हैं रोज डेली और प्रोडक्शन रुक जाता है, जिसकी वजह से तो हम क्या कराते हैं उसमें मेजर रिपेयर कराते हैं। मेजर रिपेयर का मतलब एक बड़ा खर्चा उसके ऊपर करते हैं और उसकी जो मतलब चलने की स्पीड है, मतलब कि जो रोज रोज का झंझट था बिगड़ने का और उसको खराब होने का, प्रोडक्शन रुक जाने का, वो खत्म हो जाता है। ठीक है, अगर ऐसा कोई हम मेजर एक्सपेंस करते हैं उसको रिपेयर कराने के लिए, तो वो भी हमारा क्या हो जाता है? एक कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में बोलता है नॉट मीन्ड फॉर रीसेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। कोई भी एसेट हम खरीद करके लाते हैं तो हम ये मान करके लाते हैं कि अपने बिजनेस में उसको लगा देंगे और हमारे बिजनेस में वो लगी रहेगी और उससे हम जो प्रोडक्शन करना है तो प्रोडक्शन करेंगे, नहीं तो अगर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो हमें यूज करना है तो हम उसको यूज करने के लिए रख देंगे और वो चलती रहेगी, हमें उसे बेचना नहीं है। यानी इसका मकसद हमें बेचना नहीं बल्कि यूज करना होता है, यूज करके प्रॉफिट कमाने का। इट इंक्लूड्स एक्सपेंस इनकर्ड फॉर इंप्रूवमेंट और एक्सटेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट्स। अभी हमने बोला कि जैसे मान लिया कोई एसेट है, हमने एक ऑफिस बनवा रखा था, अब हमारे पास में स्टाफ बढ़ गया है, हमारा बिजनेस बढ़ गया है, तो जब स्टाफ बढ़ेगा तो हमारे पास में ऑफिस में बैठने की कमी पड़ जाएगी, स्पेस कम पड़ जाएगा, तो हम हो सकता है कि एक और बिल्डिंग या फिर एक और ऑफिस हम तैयार करें, वहीं पर अपना सेटअप बनाएं। तो अगर उसको हम एक्सटेंशन कर रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं, ठीक है, एग्जिस्टिंग एसेट हमारे पास बिल्डिंग थी उसको बढ़ा रहे हैं, तो भी हमारा क्या कहलाएगा? वो कैपिटल नेचर का एक्सपेंस कहलाएगा। ठीक है, या इंप्रूवमेंट करा रहे हैं, मान लिया कुछ तोड़ा जो हमें यूजलेस था या फिर खराब हो गया था, उसको हमने फिर से दोबारा से बनाया। ठीक है, इस तरीके से कुछ करते हैं तो वो भी हमारा क्या कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमने बता ही दिया कि जो रिकरिंग टाइप यानी बार बार होने वाले खर्चे हैं, जो वैसे देखा जाए जितने भी रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस जो होते हैं हमारे कहाँ जाते हैं? डायरेक्ट अगर खर्चा होता है तो हमारा कहाँ चला जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। अगर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएगा, और वैसे अगर इनडायरेक्ट अगर एक्सपेंस है तो हमारा कहाँ चला जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, तो रेवेन्यू हमारे आइटम जो होते हैं वो हमारे बार बार होते हैं, साल में कई बार होते हैं। सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, रेंट हो गया, मतलब जितने भी बार बार होने वाले खर्चे सारे के सारे रेवेन्यू, वो हमारे सारे खर्चे रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कैपिटल और रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस का एक कंसेप्ट था जो हमने देखा। अभी इसमें कुछ और चीजें बाकी हैं, अभी हम देखेंगे जैसे डेफर्ड रेवेन्यू क्या होता है, फिर उसके बाद में चैप्टर हमारा क्लोज हो जाएगा। तो चलिए आगे हम देखते हैं डेफर्ड रेवेन्यू क्या होता है। अब देखिए डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। डेफर का मतलब होता है आगे ले जाना, मतलब कि इस साल से अगले वाले साल में ले जाना, करंट फाइनेंशियल ईयर के बाद में जो अगला फाइनेंशियल ईयर आने वाला है वहां ले जाना, डेफर करना एक्सपेंडिचर को। और ये एक्सपेंडिचर है कैसा? तुम्हारा रेवेन्यू टाइप एक्सपेंडिचर है, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जिससे हम आगे ले जाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, होता क्या है कभी कभार जैसे मान लिया कंपनी किसी प्रोडक्ट को एडवर्टीज करने के लिए एक बहुत बड़ा खर्चा करती है। अब ये खर्चा अगर हम सेम अकाउंटिंग पीरियड में अगर हम उसको डाल दें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो हमारा उस साल का प्रॉफिट क्या हो जाएगा? हो सकता है अगर सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है तो हो सकता है प्रॉफिट हमारे लॉस में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसीलिए हम क्या करते हैं, क्योंकि जब हम एडवर्टीज करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं किसी भी प्रोडक्ट का, तो वो एडवर्टीजमेंट 2, 3, 4 साल तक जब तक जो पब्लिक होती है उसके दिमाग में छाप रहती है उस एडवर्टीजमेंट की, तब तक प्रोडक्ट की सेल होती रहती है। तो हम ये मान करके चलते हैं आने वाले टाइम में 2, 3, 4 साल उस एडवर्टीजमेंट का इफेक्ट रहेगा और वहां तक हमारा प्रोडक्ट सेल होता रहेगा। जैसे मान लिया हमने 2022 और 23
इस साल हमने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस किया जो कि 2 लाख रुपीस का था, ठीक है, 2 लाख रुपीस का था, ये हमने खर्चा किया। अब कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं, कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं, मान लिया कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं हमारे 1,50,000 के हुए, 1,50,000 के हमारे प्रॉफिट्स हैं, और एडवर्टीजमेंट का खर्चा कितना है, 2 लाख रुपए। और हमको पता है कि हमारे आगे आने वाले जो साल हैं उसमें 5 साल तक, 5 इयर्स तक उस एडवर्टीजमेंट का इफेक्ट देखने को मिलेगा। मतलब कि अगर इस साल हमारी 2022-23 में हमने अगर एडवर्टीजमेंट किया हुआ है तो हमारी सेल हुई है 30,000 यूनिट्स की, और इसके पहले यानी 2021-22 यानी इस साल यूनिट्स हैं, ये एक प्रोडक्ट है उसकी इतनी यूनिट्स इस साल बिकी है 2022-23 में जब ने एडवर्टीजमेंट किया है। इसके पहले कितनी बिकती थी, केवल और केवल 20,000 यूनिट्स। अगर जब हमने एडवर्टीजमेंट नहीं किया था तब हमारे कितने बिकते थे, 20,000 यूनिट्स, अभी कितने बिक रहे हैं, 30,000 यूनिट्स। मतलब कि ये जो 10,000 एक्स्ट्रा यूनिट्स बिक रही है किस वजह से बिक रही, ये हमारे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस की वजह से बिक रही है। यानी कि अगर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस की वजह से बिक रही हैं तो इसका फायदा इस साल में तो मिला ही है। अगर हमारी 20,000 ऑन एवरेज से ऊपर हमारी अगर सेल हो रही यूनिट्स की, इसका मतलब है कि आने वाले टाइम में भी हमारी यूनिट्स का फायदा यानी कि इस खर्चे का फायदा हमें मिल रहा है। तो अगर हम आगे देखेंगे, मान लिया यहाँ पर अगले साल 2023-24 ऐसे यहाँ मान लिया कि हमारी बिकी 28,000, फिर उसके बाद में ऐसे मान लेते हैं 25,000, ऐसे मान लिया कि हमारी 5 साल तक उसका इफेक्ट दिखता है, फिर ये 20,000 के आसपास फिर से हमारी यूनिट्स बिकना शुरू हो जाती हैं। तो अब हमें क्या करना है कि हमारे पास में जो खर्चा हुआ है इसका फायदा तो हमें आगे आने वाले टाइम में भी मिल जा रहा है। यानी कि हमारा ये है तो एक रेवेन्यू टाइप का एक्सपेंडिचर, लेकिन इसका फायदा हमें कई सालों में मिल रहा है। तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, डिफर कर देते हैं, यानी कि हम इसको आगे लेकर चले जाते हैं जहां जहां तक इसका फायदा मिलेगा। अगर हमको लगता है कि 5 साल तक हमें फायदा मिलेगा तो हम 5 सालों तक इसको आगे लेके जाएंगे। अगर हमें लगेगा 2 सालों तक मिलेगा तो 2 साल तक, अगर हमें लगेगा 3 साल तक तो 3 साल तक हम इसको आगे लेके जाएंगे। ठीक है, तो मान लिया हमारा 5 साल तक अगर हमें फायदा मिलेगा और हमारे पास में अमाउंट कितनी है, 2 लाख रुपए की, तो हमें पर ईयर हमें कितना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाना पड़ेगा, इसको क्या करेंगे, 2 लाख को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 4 जा 20 यानी रुपीस 40,000 आ जाएगा। यानी 40,000 हम हर साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे हर साल। यहां पर 40,000 जाएगा, 40 साल, यहां पर 40,000 जाएगा, 40,000 इस साल जाएगा, फिर अगले साल 40,000, ऐसे ही 40,000 करके हम हर साल इसको डालते रहेंगे और अल्टीमेटली 5वें साल में जाकर के खत्म हो जाएगा पूरा जो 2 लाख बैलेंस है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको डिफर करते हैं। तो ये हमारा हो गया डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये रेवेन्यू होता है इसलिए हम इसको रेवेन्यू लिखते हैं, कैपिटल नेचर का नहीं होता। और डिफर इसलिए होता है क्योंकि इसका फायदा कई सालों में आगे मिलता है, इसलिए हम इसको डिफर करते हैं। तो आई होप कि चैप्टर आपके समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो प्लीज कमेंट करें और बताएं कि समझ में नहीं आया है, तो हम इस पे फर्दर एक्सप्लेनेशन लेकर के आएंगे। तो आज का चैप्टर खत्म होता है यहीं पर। थैंक्स, बाय बाय।